हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र से करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैगज़ीन 2024 के लिए लेटेस्ट मैगज़ीन है। यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल करंट अफेयर को भी हमने डिस्कस कर दिया है। नेशनल करंट अफेयर पर आपकी 2 क्लासेस आई थी जिन्हें आपको देख लेना है। इसके अलावा टू द पॉइंट करंट अफेयर पर भी आपकी क्लास आ चुकी है। इन सभी क्लास को प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से लेकर आखिर तक सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका पार्ट बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, यहाँ पर आपको जितना भी एक साल के अंदर जितनी भी रिपोर्ट, जितने भी इंडेक्स पब्लिश हुए हैं, वो आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये है आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि अमूर्त विरासत का क्या मतलब होता है। देखिए, अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जबकि मूर्त विरासत के अंतर्गत साक्षात व देखी जा सकने वाली कला वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्र आदि। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसी समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं भी शामिल हैं जिनमें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग करते हैं। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं कि बेसिकली न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने, बोत्सवाना में संपन्न हुई। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बोत्सवाना। ये चीज़ आपको, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। और इसी बैठक के दौरान कुल 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में शामिल किया गया है। तो टोटल 51 यहाँ पर नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में शामिल किया गया। इस प्रकार अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों की कुल 693 विरासतें शामिल हो चुकी हैं। 51 नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया गया है। इस वार्षिक बैठक, देखिए, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए जानना, इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये न्यूज़ है, ये करंट अफेयर है, इसे आपको ध्यान रखना है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है। तो गरबा कौन सी ऐसी विरासत है? तो गरबा 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। ये आप सभी जानते हैं कि गरबा एक नृत्य है गुजरात का, जो हिंदू त्यौहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ज्ञातव्य है कि गरबो या गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबों के नाम से जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है।
देखिए, इस गरबों की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रश्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। इसी नृत्य को गरबा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। इस 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की। देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं निम्नलिखित हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले है आपके सामने रामलीला। देखिए, रामलीला को 2008 में इस सूची में शामिल किया गया था। दूसरी है वैदिक मंत्रोच्चार, तीसरी है कुट्टियत्तम, चौथा है आपका रमन, पांचवा है मुडियेट्टू। एक बार इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। छठा है कालबेलिया। कालबेलिया क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत तथा नृत्य है। इसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा सातवां है छऊ नृत्य, आठवां है आपका लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, नौवां है संकीर्तन, 10वां है पंजाब के जंडियल गुरु के ठटेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, 11वां है योग। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योग को 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा 12वां है नवरोज। नवरोज क्या है, ये नव वर्ष के उत्सव का आयोजन है। इसे भी 2016 में शामिल किया गया था। इसके अलावा 13वां है कुंभ मेला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 14वां है, देखिए आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता की दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और 15वां क्या है, 15वां है आपका गुजरात का गरबा, जिसे अभी हमने डिस्कस किया है। तो गुजरात के गरबा को 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि अभी तक टोटल 15 जो हमारी विरासत है, इन्हें यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। 15वां आपका गुजरात का गरबा नृत्य है। 14वां कौन था, कोलकाता की दुर्गा पूजा थी, 2021 में से शामिल किया गया था। कुंभ मेला भी इस सूची में शामिल है और कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था। योग को 2016 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि EU तथा 63 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी हैं। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। तो ये 4 श्रेणियां हैं जिसके आधार पर इसे जारी किया जाता है। बात करते हैं कुछ ज़रूरी तथ्यों की जिन्हें आपको याद करना है। देखिए, 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 19वां संस्करण है। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में
कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों में अपना स्थान नहीं बना सका है। इसके अलावा शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते को लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके अलावा कोई भी देश ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च यानी कि वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस कारण से टॉप 3 में कोई भी कंट्री यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ये यहाँ पर रीज़न बताए गए हैं कि कोई भी देश ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनमार्क ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथा स्थान हासिल किया है। तो चौथे स्थान पर यहाँ पर कौन सा देश है? चौथे स्थान पर डेनमार्क है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब को सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन पिछले वर्ष के समान 51वें स्थान पर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका 2024 में 57वें स्थान पर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में 3 G20 सदस्य जैसे भारत 7वें स्थान पर है, जर्मनी 14वें स्थान पर है, यूरोपीय संघ 16वें स्थान पर है। उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये G20 सदस्य हैं तीनों, भारत, जर्मनी और यूरोपीय संघ, इन तीनों को ही उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल किया गया है। देखिए, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जन के लिए G20 देश जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप कंट्री हैं। यहाँ पर सबसे 4th नंबर पर जो 4th रैंक आई है ये आपकी डेनमार्क की आई है। 5वें नंबर पर एस्टोनिया है, 6ठे नंबर पर फिलीपींस है और 7वें नंबर पर भारत है। यहाँ पर आपको भारत की रैंक याद रखनी है, भारत 7वें नंबर पर है। चलिए बाकी को देखते हैं। अगर बात करें ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स देशों की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत 7वें नंबर पर है, ब्राज़ील 23वें नंबर पर है, दक्षिण अफ्रीका 45वें नंबर पर है, चीन 51वें नंबर पर है और रूस 63वें नंबर पर है। इनकी 63वीं रैंक है। ठीक है, बात करते हैं अंतिम 5 देश की। सबसे अंतिम पर कौन है? तो सबसे अंतिम पर सऊदी अरब, ईरान, UAE, दक्षिण कोरिया और रूस है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, इनको भी आपको स्पेशल फोकस रखना है। सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है। दूसरा है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग, चौथा है जलवायु नीति। तो यहाँ पर आप भारत का प्रदर्शन देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में अगर बात करें समग्र रेटिंग की, तो भारत का प्रदर्शन यहाँ पर उच्च रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में मध्यम रहा है, ऊर्जा उपयोग में उच्च रहा है और जलवायु नीति में भी मध्यम रहा है। तो ये यहाँ पर भारत का प्रदर्शन बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप विभिन्न श्रेणियों में टॉप कंट्रीज़ को देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बात करें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो टॉप कंट्री है आपकी फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस को यहाँ पर उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है। बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। नवीकरणीय ऊर्जा में जो टॉप कंट्री है ये आपकी नॉर्वे है। नॉर्वे को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है। बात करते हैं ऊर्जा उपयोग की। ऊर्जा उपयोग के मामले में फिलीपींस टॉप कंट्री है, इसे उच्च रेटिंग यहाँ पर प्राप्त हुई है। चौथा है आपका जलवायु नीति। जलवायु नीति के मामले में टॉप कंट्री नीदरलैंड है। नीदरलैंड को यहाँ पर मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई है। तो इन्हें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। इस पत्रिका के संपादकों द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। तो आप देख सकते हैं इस
इसके द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। इसके अलावा भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 व 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिन्हें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। देखिए 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका या गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। वर्ष 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। द साइलेंस ब्रेकर्स समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली यह प्रथम व्यक्ति हैं। इसके अलावा टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। सबसे पहला है सीईओ ऑफ द ईयर। तो सीईओ ऑफ द ईयर ये सैम आल्टमैन है, ओपन एआई के सीईओ हैं ये। दूसरा है एथलीट ऑफ द ईयर, ये लियोनेल मेसी हैं, ये फुटबॉलर हैं। तीसरा है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये एलेक्स निवेल हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर, इसे आपको ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। चलिए इसे समझते हैं। देखिए नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं। इन 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगत्जे फिनलेस पोर्पोइज डॉल्फिन शामिल है। विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता था को वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। चलिए बात करते हैं कुछ ज़रूरी तथ्यों की जिन्हें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। देखिए 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बॉय 2030 के हस्ताक्षरकर्ता 11 देश निम्नलिखित हैं। तो 11 देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किया था जिन्हें आप देख सकते हैं। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना है। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। चलिए इसे समझते हैं। देखिए QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया की शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। बात करते हैं कुछ स्मरणीय तथ्यों की। 8 नवंबर 2023 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 को जारी किया गया है। यह इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है।
इस वर्ष की रैंकिंग में 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के 148 हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष भारत के 118 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वर्ष 2024 में सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो रैंक 1 है चीन का विश्वविद्यालय है पेकिंग विश्वविद्यालय। इसे समग्र स्कोर 100 मिला है, तो ये टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर हांगकांग विश्वविद्यालय रहा है। तीसरे नंबर पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही है। तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप पर रही हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो देख सकते हैं सबसे जो रैंक 1 रहा है 40वें नंबर पर रहा है, ये आपका आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर 46 रैंक के साथ आईआईटी दिल्ली रहा है। तीसरे नंबर पर 53 रैंक के साथ आईआईटी मद्रास रहा है। बस आपको इतना इन्हें याद कर लेना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 7 इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए रूस CFE संधि से बाहर हो गया है, तो यहाँ पर आपको समझना है CFE संधि क्या है और रूस इससे बाहर क्यों हो गया है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए CFE संधि की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CFE की फुल फॉर्म होती है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि, तो ये CFE की फुल फॉर्म है। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, तो 1990 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई थी। CFE संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वॉर्सा संधि के सदस्य थे। इस संधि का उद्देश्य उपयुक्त दोनों सैन्य राजनीतिक गठबंधनों नाटो एवं वॉर्सा संधि संगठन के सदस्य राष्ट्रों के पारंपरिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन को सुनिश्चित करना था। इस संधि के माध्यम से इन राष्ट्रों के सशस्त्र बलों में पारंपरिक हथियारों और उपकरणों की संख्या को सीमित किया गया। यह संधि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों का एक सुरक्षित और स्थिर संतुलन स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई थी। बात करते हैं कुछ यहाँ पर याद करने वाले तथ्यों की। 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि CFE से बाहर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कब हुआ है रूस बाहर, 7 नवंबर 2023 को। ज्ञातव्य है कि जून 2023 में रूस ने CFE संधि से बाहर होने के अपने निर्णय के संबंध में इस संधि के डिपॉजिटरी और अन्य पक्षकार देशों को अधिसूचित किया था। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो ने नवंबर 2023 में CFE संधि के निलंबन का निर्णय लिया है। CFE संधि से बाहर होने का रूसी निर्णय यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। ज्ञातव्य है कि CFE संधि ने यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की 5 प्रमुख श्रेणियों टैंक, बख्तरबंद युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान पर सीमाएं निर्धारित कर दी थी। शीत युद्धकाल के अंतिम वर्षों में हुई यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCN में शामिल। चलिए इसे समझते हैं ये क्या है। देखिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, तो UCCN की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर किया गया है वे हैं शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म,
फिल्म, डिज़ाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। इन्हें आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ ज़रूरी तथ्यों की। देखिए 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले ने इन 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया है। इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़कर 350 तक पहुंच गई है। जिन 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है उनमें 2 भारतीय शहर भी शामिल हैं और ये 2 भारतीय शहर हैं कोझिकोड और ग्वालियर। इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 2 भारतीय शहर कोझिकोड और ग्वालियर हैं। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2015 में जयपुर एवं वाराणसी को, वर्ष 2017 में चेन्नई, वर्ष 2019 में मुंबई एवं हैदराबाद को, वर्ष 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या 8 हो गई है। तो टोटल यहाँ पर कितने भारतीय शहर शामिल हो गए हैं? तो टोटल यहाँ पर 8 हैं। इस संख्या को आपको याद रखना है। ग्वालियर कहाँ पर है? ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र के दिग्गजों जैसे संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित हुई है। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड आपका केरल में है। कोझिकोड को यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह प्रथम भारतीय शहर है। ज्ञातव्य है कि कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में आप सभी ने सुना होगा। काफ़ी दिनों से ये युद्ध चल रहा है। चलिए इसे आज अच्छे से समझते हैं। देखिए इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या इजराइल फिलिस्तीनी विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है। ध्यातव्य है कि इस्लाम, ईसाई एवं यहूदी धर्मों के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं। वर्ष 1948 से 49 के इजरायली अरब युद्ध में इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर आपको इसकी कहानी को समझना है, इसके बैकग्राउंड को समझना है, तभी आपको इजराइल फिलिस्तीनी विवाद समझ में आएगा। देखिए अभी तक हमने देखा कि इजरायली फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या, किसकी समस्या? यरूशलेम की समस्या इजराइल फिलिस्तीनी विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है। ध्यातव्य है कि इस्लाम, ईसाई एवं यहूदी धर्मों के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं। तो इस्लाम, ईसाई और यहूदी ये तीनों ही इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 1948 से 49 के इजरायली अरब युद्ध में इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम, आप देख सकते हैं 1948 से 49 के इजरायली अरब युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? इजराइल ने यहाँ पर पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। वर्ष 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया। इजराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। तो इसे आप देख सकते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा तो जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था और वर्ष 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया। आपने देखा कि जॉर्डन ने यहाँ पर पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था ना, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम भी जॉर्डन से छीन लिया। इजराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। तो ये विवाद आप यहाँ पर देख सकते हैं।
मूल फिलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं। तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का नाम आपने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूल फिलिस्तीनी निवास करते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व की स्थिति में ले जाए, इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े और पूर्वी यरूशलेम स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बने। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्षों की इजरायली नाकेबंदी को भी खत्म करना है। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वेडर्स नामक अभियान चलाया। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और इजराइल हमास संघर्ष रोकने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे। 45 देश भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल एवं अमेरिका शामिल थे। तो इसे आप देख सकते हैं, विरोध करने वाले देशों में इजराइल और अमेरिका शामिल रहे। भारत इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में 2 स्टेट्स थ्योरी का समर्थन करता है। तो भारत यहाँ पर किस चीज़ का समर्थन करता है? भारत इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में 2 स्टेट्स थ्योरी का समर्थन करता है। इसमें एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, इसमें एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है 2 स्टेट थ्योरी में। ध्यातव्य है कि हमास इजराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए 2 स्टेट्स थ्योरी का ही समर्थन किया। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया था। इस युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2023 के मध्य इजराइल एवं हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। तो ये था आपका इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन बना है? ये आपका धोरडो बना है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे अभी हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यह पहल UNWTO के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन कार्यक्रम का एक अंग है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, UNWTO की महासभा का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान UNWTO द्वारा वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची की घोषणा की गई है। वर्ष 2021 से जारी वर्ष 2021 से जारी की जा रही इस सूची का यह 3रा संस्करण है। सभी वैश्विक क्षेत्रों से कुल 54 गांवों को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया है। UNWTO द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का धोरडो गांव भी शामिल है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। धोरडो कहाँ पर है? तो यह धोरडो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोरडो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण में स्थित धोरडो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो इस क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत एवं शिल्प को प्रदर्शित करता है।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही आयोजित हुई थी। उल्लेखनीय है कि अब तक UNWTO द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया जा चुका है। देखिए, धोर्डो वर्ष 2023 से पूर्व वर्ष 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया था। तो आपको याद रखना है, 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया था। पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2023 में भारत के मंडला मध्य प्रदेश को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। इसके पूर्व वर्ष 2022 में खोनोमा कोहिमा नागालैंड का चयन अपग्रेड कार्यक्रम में भाग लेने हेतु किया गया था। ऐसे गांव जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें UNWTO अपग्रेड कार्यक्रम के माध्यम से मान्यता मानदंडों को पूरा करने में सहायता प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। इसे आपको अच्छे से समझना है। वैश्विक पेंशन सूचकांक मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ और मर्सर के सहयोग से CFA संस्थान द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 के इस सूचकांक में विश्व भर की 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए, 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 15वां वार्षिक संस्करण है। MCGPI 2023 के अनुसार नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणालियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर आप टॉप 3 कंट्री को देख सकते हैं। देखिए, नंबर 1 रैंक पर आपका नीदरलैंड्स है, दूसरे नंबर पर आइसलैंड है और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। इस सूचकांक में भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने वैश्विक भूख सूचकांक 2023। चलिए इसे समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भूखमरी की गणना एवं उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों जैसे अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर, तो इन चारों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। इसे इन पॉइंट्स को आपको ज़रूर याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 4 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। अल्पपोषण, अंडर नरिशमेंट, दूसरा है बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग इसे कहा जाता है, तीसरा है बाल ठिगनापन, इसे चाइल्ड स्टनिंग कहते हैं, और चौथा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। स्पष्ट है कि यदि किसी देश का GHI स्कोर 0 है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भूखा नहीं है, जबकि GHI स्कोर 100 से तात्पर्य है कि उस देश में सभी भूखमरी की स्थिति में हैं। हालांकि यह दोनों ही स्थितियां व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं। व्यवहार में 0 से 100 के बीच की स्थिति पाई जाती है। इस सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भूखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग इन सबको यहाँ पर, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग, इन 5 यहाँ पर ये बनाए गए हैं, 5 वर्ग बनाए गए हैं। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए, 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 18वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति विषय पर केंद्रित है। देखिए,
वर्ष 2023 के सूचकांक में 125 देशों के जीएचआई स्कोर की गणना की गई है। वर्ष 2023 में वैश्विक जीएचआई स्कोर 18.3 है, जो भुखमरी की मध्यम मॉडरेट स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2023 में दक्षिण कोरिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का जीएचआई स्कोर सर्वाधिक है। दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा दोनों का जीएचआई स्कोर 27 है। इसे आप ध्यान रखेंगे। यह स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर सीरियस स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय दृष्टि से वर्ष 2023 में यूरोप एवं मध्य एशिया का जीएचआई स्कोर न्यूनतम 6.1 है, जो यहाँ भुखमरी की निम्न लो स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह यानी एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में नहीं है, जबकि 9 देश भुखमरी की भयावह अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं। देखिए, इन 9 देशों में से 6 देशों जैसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन को उनके वर्ष 2023 के जीएचआई स्कोर के आधार पर भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, जबकि अन्य 3 देशों जैसे बुरुंडी, सोमालिया एवं दक्षिण सूडान के उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण उनके जीएचआई स्कोर की गणना नहीं की जा सकी और उन्हें अन्य ज्ञात कारकों के आधार पर अनंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। जीएचआई 2023 के अनुसार वर्ष 2020-22 की अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2018 से 22 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन यानी स्टंटिंग के मामले में बुरुंडी में सर्वाधिक हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजर में सर्वाधिक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका जीएचआई स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। इन 20 देशों में चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। उज्बेकिस्तान इस सूचकांक में 21वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए ब्रिक्स देशों की स्थिति देख सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ब्राज़ील की यहाँ पर 32वीं रैंक है, रूसी संघ की 26वीं रैंक है और भारत 111वीं रैंक है। चीन की 1 से 20 रैंक समूह में इसे शामिल किया गया है और दक्षिण अफ्रीका की 58वीं यहाँ पर रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंतिम 3 देश हैं, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर और यमन। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 111वीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है कि जीएचआई 2023 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2023। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार 2023 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको नोबेल पुरस्कार को ज़रूर अच्छे से याद करके जाना है। देखिए, 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिज्म रिक्सबैंक ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। इसी क्रम में अक्टूबर 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। बात करते हैं कुछ याद करने वाले तथ्यों यानी स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। देखिए, 9 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित दी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार क्लोडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? क्लोडिया गोल्डिन को, ठीक है।
क्लोडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। और आप देख सकते हैं क्लोडिया गोल्डिन ये एक महिला हैं और ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसके अलावा इनसे पूर्व वर्ष 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रॉम, वर्ष 2019 में एस्थर डफलो ने यह पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो ये दो अन्य महिलाएं हैं जो इनसे पहले इस पुरस्कार को जीता था। उल्लेखनीय है कि देखिए, क्लोडिया गोल्डन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की पहली ऐसी महिला विजेता हैं जिन्होंने यह पुरस्कार अकेले जीता है, जबकि पहली दो महिला विजेताओं ने यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता था। उल्लेखनीय है कि क्लोडिया गोल्डिन अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। उन्हें महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने कई सदियों की अवधि में महिलाओं की आय और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी से संबंधित पहला व्यापक विवरण प्रदान किया है। वर्ष 1990 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेन। वर्ष 2021 में प्रकाशित अपनी पुस्तक करियर एंड फैमिली में उन्होंने लैंगिक आय अंतराल जेंडर वेज गैप को समाप्त करने में महिलाओं की शताब्दियों लंबी यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ 2023 को काफ़ी अच्छे से समझा है, ये किसे मिला है और इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उन्हें हमने यहाँ पर देख लिया है। देखिए, अभी नेक्स्ट है आपका नोबेल पीस प्राइज़ 2023। नोबेल शांति पुरस्कार को अभी हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे कि ये किसे दिया गया है। देखिए, 6 अक्टूबर 2023 को ओस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा की गई। यह पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज़ किसे दिया गया है? ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ज्ञातव्य है कि नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय नरगिस कैद में थी। उल्लेखनीय है कि नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली विश्व की 19वीं और ईरान की दूसरी महिला हैं। इनके पूर्व वर्ष 2003 में ईरान की शिरीन एबादी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली प्रथम ईरानी महिला बनी थी। तो फ्रेंड, ये था आपका नोबेल पीस प्राइज़, शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज़। अभी जो तीसरा है आपका यहाँ पर, ये है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023। चलिए इसे देखते हैं ये किसे दिया गया है। देखिए, 5 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा वर्ष 2023 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फांसे को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए प्रदान किया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, नॉर्वेजियन नाई नॉर्स्क नॉर्वेजियन भाषा का एक साहित्यिक रूप में लिखी गई और विभिन्न शैलियों में विस्तृत उनकी विशाल कृतियों में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की पुस्तकें और अनुवाद इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 1983 में उनका प्रथम उपन्यास राउट्स स्वार्ट अर्थात रेड ब्लैक प्रकाशित हुआ था। जॉन फांसे ने जिस शैली में अपने उपन्यास लिखे हैं उसे फांसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। देखिए, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2023 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है वे हैं मोंगी जी बाविंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। तो इन तीनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं।
इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एकिमोव और ब्रूस ने क्वांटम डॉट्स के निर्माण में सफलता प्राप्त की, जबकि बाविंडी ने इनके रासायनिक उत्पादन में क्रांति ला दी। संयुक्त रूप से इन तीनों वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बीज का रोपण किया है। क्वांटम डॉट्स नैनोमीटर के आकार के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं। क्वांटम डॉट्स में कई आकर्षक और असाधारण प्रकाशिक गुण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकार के आधार पर उनके अलग अलग रंग होते हैं। आकार में परिवर्तन द्वारा क्वांटम डॉट्स के गुणों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। क्वांटम डॉट्स का प्रयोग वर्तमान में QLED तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटरों एवं टेलीविज़न स्क्रीन को प्रकाशित करने में किया जाता है। इनका प्रयोग LED लैंप में भी किया जाता है। साथ ही ये रोगी के शरीर से ट्यूमर वाले ऊतकों को हटाने में अपने स्वच्छ प्रकाश से चिकित्सकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023। देखिए 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है वे हैं पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और तीसरे हैं एनी एल हुइलियर। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए प्रदान किया गया है। इस वर्ष के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने ऐसे प्रयोग संचालित किए जिसने एटोसेकंड भौतिकी नामक एक नए क्षेत्र में अनुसंधान के द्वार खोल दिए हैं। एटोसेकंड भौतिकी वैज्ञानिकों को अति सूक्ष्म समयांतराल में अति सूक्ष्म कणों प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि परमाणुओं एवं अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति इतनी तीव्र होती है कि उन्हें एटोसेकंड में मापा जाता है। ज्ञातव्य है कि एक एटोसेकंड 10⁻18 सेकंड के समतुल्य होता है। बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। 2 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा की गई और इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा वे हैं कैटालिन कारिको, ड्रू विसमैन। तो ये दोनों हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकों की खोजें कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई थी। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसने कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। mRNA अर्थात मैसेंजर RNA एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक सूचना का वहन करता है। अन्य टीकों की तरह mRNA टीके भी एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी जीवित विषाणु के संक्रमण से मुकाबला करने में मदद मिलती है। हालांकि जहां अधिकांश टीके प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए कमजोर या मृत जीवाणु या विषाणु का उपयोग करते हैं, वहीं mRNA टीके आनुवांशिक सामग्री का मात्र एक अंश ही प्रयोग करते हैं, जो वस्तुतः एक विषाणु प्रोटीन होता है। स्पष्ट है कि mRNA टीके व्यक्तियों को विषाणु के संपर्क में नहीं लाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपका नोबेल पुरस्कार 2023 जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आपको काफ़ी अच्छे से याद करके जाना है, इनका बार बार रिवीजन करना है, तभी ये आपको याद रहेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की सभी क्लासेस को अपलोड कर दिया जाएगा। आपको इसकी सभी क्लासेस को ज़रूर देखना है। जल्द ही हम आपके एग्ज़ाम से पहले इस मैगज़ीन को पूरा काफ़ी अच्छे से कवर कर देंगे, तो आप इन्हें बार बार भी देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।